हेलो दोस्तों, शिक्षा विशालिनी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। वो है हमारा परमाणु सिद्धांत, आवर्ती गुण और गुणधर्म। अब आप बोलेंगे मैम इसके पहले वाला 6 चैप्टर रह गया है, 4 चैप्टर रह गया है। 4 चैप्टर रह गया है वो हम इस चैप्टर के बाद करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको केमिस्ट्री की काफी सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो क्योंकि केमिस्ट्री भी एग्जाम में लगातार पूछते हैं और ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है, आपको परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में पता चलेगा, तो इससे आप केमिस्ट्री पढ़ने में थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। जैसे ये खत्म होगा हम वापस से अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परमाणु के बारे में, कि परमाणु क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी खोज कैसे हुई, उसके बारे में लोगों ने कैसे जाना, वो सब देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो परमाणु की स्टडी हम कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से परमाणु हमारे पास अवेलेबल है, ऐसे कौन कौन से तत्व हमारे पास अवेलेबल है, और वो सारे इतने सारे तत्व अगर हमारे पास हैं, कितने हैं, कैसे हैं, और अगर बहुत सारे अगर हमारे पास तत्व अवेलेबल हैं तो उन तत्वों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन कैसे करें, क्या तरीका होता है उसके अध्ययन का। तो ये परमाणु से लेके परमाणु की व्यवस्था तक लेकर इसमें हम वो पढ़ेंगे, ठीक है, ये पूरे चैप्टर में। वैसे आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत तो कि परमाणु क्या होते हैं और आवर्त सारणी वगैरह क्या होती है, बट फिर भी देखिए। अब हम जो देख रहे हैं वो सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु की संकल्पना कहाँ से आई थी। बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि चूंकि हम भारतीय हैं और सबसे पहले हमें देखना होता है कि भारत का नजरिया इस ओर कैसा था या भारत में इसकी खोज कहाँ से हुई, फिर देखते हैं कि बाकी सब कहाँ से आया। तो सबसे पहले एक ऋषि थे, कणाद ऋषि इनका नाम था। तो हमारे ऐसे जो वेद वगैरह होंगे या जो ग्रंथ वगैरह होते हैं, धार्मिक ग्रंथ, उनमें कहीं मिला है कि जो कणाद ऋषि है इन्होंने परमाणु की संकल्पना सबसे पहले दी है। क्या हुआ था कि इन्होंने ये बोला था कि कोई भी वस्तु जो होती है, कोई भी प्रकृति में जो चीज होती है, उनको जब आप विभाजित करते हो तो करते जाओ, विभाजित करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो अंत में एक आपको ऐसी छोटी चीज मिल जाएगी जिसका आप विभाजन नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपका परम अणु कहलाएगा। ठीक है, वो कैसा कहलाएगा, परम अणु। तो आप हिंदी तो पढ़ते ही होंगे, तो आप देख सकते हैं परमाणु मिलके क्या हो जाएगा, परमाणु। तो इन्होंने ये नाम दिया था कि परमाणु क्या होता है, जब आप किसी वस्तु को विभाजित करते जाओ तो आपको परमाणु प्राप्त होता है। इसके बाद एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम, भारतीय वैज्ञानिक नहीं कहेंगे, दार्शनिक कहेंगे, इनका नाम था पकुधा काव्यायन। इन्होंने भी परमाणु के बारे में कुछ बताया था। इन्होंने बताया था कि किस तरीके से परमाणु व्यवस्थित होते हैं, किस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ संयोजन में रहते हैं, इस तरीके से बताया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मुझे भी ज्यादा याद नहीं था, देख लीजिए लिखा है बुक में इसलिए बोल दिया, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि सबसे पहले भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया, वो थे हमारे कणाद ऋषि, ठीक है। अब जब ये बताते हैं तो ये तो हो गई भारत की बात। इसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व में किसने इसके ऊपर काम किया था, वो थे डेमोक्रिटस थे, और इसके साथ में आपके थे यूसीपस करके थे, जिन्होंने एटम नाम दिया था। सेम है जैसे भारत में उन्होंने परमाणु नाम दिया, विश्व की बात करें तो इन्होंने एटम नाम दिया। एटम क्यों दिया था, क्योंकि ए का मतलब होता है नॉट, नहीं, ठीक है, और TOM टम का मतलब होता है टू डिवाइड, ठीक है। तो नॉट टू डिवाइड, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे एटम कहते हैं। तो ये जो संकल्पना थी ये दी थी हमारी डेमोक्रिटस और इनके एक सहयोगी थे। पर ये जो संकल्पनाएं थी ना, जो डेमोक्रिटस ने दी थी या हमारे कणाद ऋषि ने दी थी, ये सारी की सारी जो संकल्पनाएं थी वो सारी दार्शनिक थी। दार्शनिक का क्या मतलब होता है कि इन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा होता होगा और इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। इन्होंने कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किए। प्रयोग का मतलब है कि कहीं कोई सिस्टम नहीं लगाया और कोई एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन्होंने सिर्फ ऐसा सोचा, ऐसा व्यवहार में महसूस किया और महसूस करके उन्होंने अपनी थ्योरी यहाँ पे दी थी। तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये हुआ कि ये सब तो हमने आज वैज्ञानिक तौर में माना नहीं जाता कि इन्होंने पता नहीं कैसे निकाला होगा। तो वैज्ञानिक तरीके से
प्रयोगों के साथ में किसने बताया कि परमाणु क्या होते हैं और परमाणु किस प्रकार से किन किन से मिलकर बने होते हैं या क्या। तो उसका जो श्रेय है ना वो सबसे पहले जाता है डाल्टन को, और आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यहीं से, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या बोला था कि ये डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सन 1808 में इन्होंने अपनी एक थ्योरी, एक सिद्धांत दिया था और ये प्रयोगों पर आधारित था, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं वैलिड था। और सबसे इनसे पहले भी दिए होंगे पर वो मान्य नहीं रहे क्योंकि उनमें कुछ त्रुटियां रही होंगी, पर सबसे ज्यादा मान्य जो प्रथम सिद्धांत रहा है वो डाल्टन का सिद्धांत रहा है। तो डाल्टन ने कुछ 6 पॉइंट दिए थे डाल्टन ने कुछ 6 पॉइंट दिए थे और उन्होंने बताया था कि परमाणु कैसा होता है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि प्रत्येक परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होने का मतलब ये होता है, वो जो हम देख रहे थे अभी, कि किसी तत्व को, किसी मैटर को, किसी पदार्थ को अगर हम तोड़ते जाएं तो वो अंत में जाकर एक बहुत ही छोटे छोटे रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसे परमाणु कहा जाता है। तो इन्होंने भी ये कहा कि अगर आप कोई मैटर ले लेते हो, ये गोल्ड ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो अगर आप इसे छोटा करते जाएंगे तो लास्ट में एक इतना छोटा अणु बचेगा, इतना छोटा परमाणु या एटम बचेगा जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यानी कि आपने क्या किया, ये छोटा लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से लेते गए और सारों को मिला के आपने किसी तत्व का निर्माण किया, ठीक है। इसके बाद ये बोला इन्होंने कि सबसे पहला तो है हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा इन्होंने बोला कि ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कैसे होते हैं, अविभाज्य, ठीक है, अविभाज्य होते हैं, यानी कि इनको और आगे नहीं तोड़ सकते। मैंने कहा कि अगर आपने ये लिया है, आप इसको छोटा करते गए और लास्ट में जाके आपको एक परमाणु मिल गया, तो इन्होंने कहा कि अब ये जो लास्ट में मिला है ना वो अब और आगे नहीं टूट सकता, ये लास्ट है। तो ये इनका अगला पॉइंट था। तीसरा इन्होंने बोला था कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे गोल्ड लिया, ठीक है, और आपने यहाँ पे सिल्वर लिया, तो इन्होंने ये कहा कि गोल्ड जो लिया है और इसके जो एटम है, एटम यानी जो सबसे छोटे छोटे कण आपने निकाले हैं, वो सारे के सारे कण एक जैसे होंगे, इनका जो व्यवहार होगा वो भी एक जैसा होगा, रंग एक जैसा होगा, रूप एक जैसा होगा, इनके गुण लक्षण, इनके काम करने की प्रवृत्ति, इनके तापमान सहने की प्रवृत्ति, इनका जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा एक जैसा होगा। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के सारे एक जैसे होंगे, लेकिन इनका अगला पॉइंट था कि पहला पॉइंट तो यही था कि अगर आप कोई एक ही चीज लेते हो तो उसके जो गुण होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई एक ही धातु लेते हैं या एक ही तत्व लेते हैं तो उसके सारे के सारे गुण एक जैसे होंगे, ये बोला था उन्होंने। फिर इन्होंने बोला कि अगर आप कोई दूसरी चीज ले लेते हैं सिल्वर, तो उसके भी एक जैसे होंगे। अब इनका चौथा पॉइंट ये था कि अगर आप दो चीजें लेते हैं तो वो आपस में भिन्न होंगे। जैसे ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा होगा, लेकिन फिर से अगर हम बात करें तो इसके सारे अपने आप में एक जैसे हैं, इसके सारे अपने आप में एक जैसे हैं, लेकिन इसकी तुलना में इसको देखा जाए तो ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो इन्होंने ये बोला था, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं ये। अब इन्होंने बोला कि अगर मान लो आपको कोई तीसरी चीज बनानी है, ये इनका 5वां पॉइंट था। 5वें पॉइंट में इन्होंने बोला कि अगर आप कोई तीसरी चीज बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से कुछ ले लीजिए उठा के, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से 2 ये ले लिए और यहाँ से कुछ ले लीजिए, तो एक निश्चित अनुपात में, अभी मैंने क्या किया, 2 अनुपात इसका लिया और 1 अनुपात इसका लिया, तो आपने क्या किया, इन्हें भिन्न भिन्न अनुपात में मिलाया और तीसरी चीज बना दी। यानी इन्होंने बोला है कि पहली चीज आपकी बिल्कुल सेपरेट होती है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग होता है, और ये लेकिन एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। इसके सारे गुण एक जैसे होंगे, इसके हर एटम का गुण एक जैसा होगा, इसके हर एटम का, हर परमाणु का गुण एक जैसा होगा, परंतु ये एक दूसरे से भिन्न होंगे। ये अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट है कि अगर आप कोई तीसरी चीज बनाना चाहते हैं तो आपको इसके और इसके जो एटम्स हैं, कण है, परमाणु है, उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाना होगा और तीसरी चीज यहाँ पर बनाना होगा। जो शुद्ध होते हैं उन्हें तत्व कहा जाता है और जिन्हें मिक्स करके बनाया जाता है इसे यौगिक कहा जाता है, ठीक है। ये शुद्ध है क्योंकि इसमें की प्रकार के हैं, ये भी शुद्ध है तो ये भी तत्व हो गया, लेकिन जब आप इनको किसी अनुपात में मिलाकर कुछ बनाते हैं तो उसे यौगिक कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये होता है कि ये जो परमाणु है, ये जो परमाणु है, इनको आप ना बना सकते हो और ना नष्ट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ लेकर चले गए, आप पुनर्व्यवस्थित कर सकते हो, आप यहाँ से इसको आधा आधा करके 2 चीजें बना सकते हो,
कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप इनको जन्म नहीं दे सकते और ना ही आप इनकी मतलब इनको नष्ट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। ना इन्हें पैदा किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। तो ये थे हमारे डाल्टन के 6 सिद्धांत। फटाफट से देखिए एक बार फिर से। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अविभाज्य होते हैं। ये छोटे कण अविभाज्य होते हैं। अभी तो ये विभाजित हो सकता है, पर ये छोटे कण पे जब आप आ जाओगे तो वो विभाजित नहीं होगा। एक गुण एक जैसे होते हैं, यानी कि अगर एक ही धातु लेते हैं, एक ही तत्व लेते हैं, तो उसके सभी परमाणु एक जैसे होंगे। परंतु अगर आप दो अलग अलग धातुएं लेते हैं, दो अलग अलग तत्व लेते हैं, तो उनके जो परमाणु है वो आपस में अलग अलग होंगे। अगर आप कोई तीसरी चीज बनाना चाहते हैं तो इनको एक निश्चित अनुपात में मिला दीजिए, बन जाएगा। और इसका लास्ट वाला गुण कहता है कि ये जो आपने बनाए हैं कि ये जो परमाणु है वो ना पैदा किए जा सकते और ना नष्ट किए जा सकते, यानी कि इनको सिर्फ मिक्स किया जाता है एक पर्टिकुलर, एक निश्चित ही अनुपात में, और तीसरी चीज बन जाती है। आप इन्हें खुद की मर्जी से कि अपनी किचन में या अपनी लैब में बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये थे हमारे डाल्टन। अब देखिए यहाँ से हमारी एक और कहानी शुरू होती है। होता यह है कि पहले तो आपने देखा कि दार्शनिक आए थे, ऋषि महात्मा टाइप कुछ रहे होंगे, और उन्होंने अपनी सिद्धांत दे दी। उसके बाद आए थे डाल्टन ने भी प्रयोग किए और प्रयोग करके अपना ये सिद्धांत दे दिया। पर क्या हुआ कि जैसे जैसे विज्ञान गति करता रहा, क्योंकि ये 1808 की बात है, 1808 के बाद जब और गति करने लगा विज्ञान, तो कई सारे प्रयोग होने लगे। कई सारे प्रयोग हुए तो लोगों को पता चला कि ये जो डाल्टन कह रहे थे ना, वो 100% राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, जिनमें से सर जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है, जो हम अभी आगे देखेंगे भी। तो उनसे क्या हुआ कि उन लोगों को ये पता चला कि जो परमाणु होता है वो बात तो सही है, लेकिन जो परमाणु होता है ना, परमाणु के आगे इनको विभाजित किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा पॉइंट नंबर 2 था कि अविभाज्य होता है, वो हमारा पॉइंट गलत था, क्योंकि इसको विभाजित किया जा सकता है। तो बोले कैसे विभाजित करोगे? तो सबसे पहले जो हमारे थॉमसन थे, तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये बताऊंगी कि थॉमसन था, उन्होंने ये कहा कि जो परमाणु होता है ना, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, जो कि कैसा होता है, ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो सर जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फिर क्या हुआ था, एक जेम्स चैडविक नहीं थे, गोल्डस्टीन ने ये कहा कि अगर कुछ ऋणात्मक टाइप है ना, तो धनात्मक भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई धनात्मक चीज होती है, पर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनसे कुछ किरणें प्राप्त की थी, और वो किरणें धनात्मक थी। तो ये क्लियरली ये बता नहीं पाए कि क्या ये वाकई में परमाणु के अंदर है या क्या है, पर कुछ धनात्मक था, बस इतना इन्होंने बता दिया था। तो फिर क्या हुआ था, इन्हीं के प्रयोग को आगे बढ़ाया था रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने ये बताया था कि ये प्रोटॉन्स है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, सर जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की? अगर आपके पास दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप रदरफोर्ड को टिक करेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक ही ऑप्शन आता है कि गोल्डस्टीन अकेला है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, रदरफोर्ड आता है इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों आएंगे तो आपको रदरफोर्ड को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। सिमिलरली बता देते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज आपकी चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये तो हमारी खोजें हैं जिनके बारे में हमारी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन इनके नाम बार बार आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। साथ में चाहो तो इनके साल लिख सकते हो। ये 1897 में इसकी खोज हुई थी। तो 1897 और 1808 तब तक ये चलता रहा कि डाल्टन का जो सिद्धांत है वो सही है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, वो डाल्टन का सिद्धांत कहीं ना कहीं गलत साबित होने लगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि परमाणु तो विभाजित हो ही नहीं सकता, और ये तो विभाजित हो रहा था। ठीक है, और ये जो इन्होंने खोज की थी वो 1919 में की थी, जब भारत में जलियांवाला हो रहा था। ठीक है, चैडविक ने 1932 में की थी। ठीक है, तो ये थे हमारे, और याद रखें कि ये ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक होता है, और इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पर -1 का चार्ज होता है, इस पर +1 होता है, इस पर 0 होता है। इसके अलावा वो 1.6 वाला है, वो आप 1.9 और 1.6 वाला है, 9.1 और 1.6, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया हमारा रदरफोर्ड और चैडविक वाला। बता दो, देखिए यहाँ पे हो गया थॉमसन का जो इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो 9.1 × 10⁻⁴
माइनस कितना होता है बताइए, 31 कूलॉम होता है। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये तो इसका वेट होता है kg, ये इसका वेट होता है और लगभग यही इसका वेट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और आवेश कितना होता है, इस पे आवेश 0 होता है तो इसका आवेश हमको नहीं लिखना है। इसका जो वेट होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और इसका भी सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये इनके आवेश हैं। अब आते हैं थॉमसन पे वापस से। क्या हुआ था कि थॉमसन ने खोज कर ली थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। साथ में इन्होंने अंदाज लगाया कि जो परमाणु होता है ना, वो परमाणु पे पूरे पे देखा जाए, इस पूरे परमाणु पे अगर देखा जाए तो आवेश नहीं होता, तो आवेश नहीं होता। अब चूंकि थॉमसन ने ये प्रयोगों के द्वारा साबित किया कि इस पर ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो फिर इन्होंने ऐसा माना कि शायद ऐसा होता होगा। तो इनसे ये पूछा गया, सॉरी मैं बताती हूँ फिर से कि क्या हुआ, थॉमसन ने खोज की इलेक्ट्रॉन की। अब जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की तो इन्होंने दुनिया को बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ऋणात्मक होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा परमाणु के अंदर रहता है, जी हाँ बोले परमाणु के अंदर रहता है। अब लेकिन परमाणु के अंदर रहता है तो उन्होंने कहा कि भाई परमाणु तो आवेश होता ही नहीं है उस पर, आप कह रहे हो कि ऋण आवेश होता है, तो फिर परमाणु आप मुझे बताओ कि परमाणु पॉसिबल कैसे है कि ऋण आवेश आप कह रहे हो इसके अंदर डाल दोगे और आप कह रहे हो कि आवेश होता ही नहीं है परमाणु के ऊपर। तो फिर इन्होंने बोला कि अच्छा मैं बताता हूँ कैसे होगा। इन्होंने बोला कि क्या होता है कि ये जो परमाणु होता है ना, वो ज्यादातर भाग कैसा होता है, धनात्मक होता है। ये सारा का सारा परमाणु कैसा होता है, धनात्मक। और ये जो ऋण आवेश है ना, वो कहीं कहीं लगे रहते हैं, ये लो इस प्रकार से। तो क्या होता है कि मुझे नहीं पता कि वो धनात्मक चीज क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा होता होगा कि ये जो परमाणु है वो उसका सारा का सारा भाग धनात्मक होता होगा और कहीं कहीं बीच बीच में ऋणात्मक चीजें लगी रहती होंगी। बोले कैसे, वो ये ऐसे लगी रहती होंगी कि जैसे प्लम पुडिंग होता है, एक विदेश में केक जैसा समझ सकते हो, कुछ एक मिठाई होती है तो उसमें जैसे केक जैसा होता है और उसके ऊपर चेरी लगी होती है, तो कहीं कहीं उसमें चेरी फंसी होती है बीच बीच में, इस प्रकार से ये लो। तो उन्होंने कहा कि ये प्लम पुडिंग के जैसा होता है। और अगर हम भारतीय भाषा में बात करें तो मोतीचूर का लड्डू जैसे कह सकते हैं। तो लड्डू का जो पीला वाला भाग होता है बोले वो धनात्मक भाग होता है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और उसमें बीच बीच में कहीं इलायची लगी होती है तो वो इलायची आपकी इलेक्ट्रॉन हो जाती है। या फिर यूं कह सकते हैं कि तरबूज, तो तरबूज का जो लाल वाला भाग होता है वो आपका वापस से धनात्मक भाग हो जाता है, और उसके अंदर जो बीज लगे होते हैं वो काले वाले, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, तो लोगों को लगा कि अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जितना भी मैं इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ उतने के उतना ही वहां पे धनात्मक भाग भी मिलेगा। जैसे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 के 10 ही आपको धनात्मक भाग मिल जाएंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन के आवेश से 10 धनात्मक भाग का आवेश कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -10 और +10 कितना होता है, 0 होता है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है। तो वो जो मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, साथ में जो कुछ धनात्मक भाग होगा और उन दोनों को मिला के वो वापस 0 हो जाता है। तो इसलिए परमाणु तो हो गया आवेश रहित और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो थॉमसन ने जो परमाणु का मॉडल दिया था, और उनको ये मॉडल क्यों देना पड़ा था, इलेक्ट्रॉन की खोज की वजह से। तो उन्होंने जो मॉडल दिया था उसको नाम दिया उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि वो कैसा था उनका, बिल्कुल ऐसा था जैसे कि प्लम पुडिंग होती है, इसलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तो ये थी हमारे थॉमसन के परमाणु मॉडल की बात।